हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 7 कॉमर्स का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इंश्योरेंस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम सिलेबस पढ़ रहे हैं या आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट सेट एग्जामिनेशन की, तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट कीजिए। तो मैं आज आपके साथ बेसिक्स इंश्योरेंस के और कुछ क्वेश्चंस जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एनटीए ने, अगर यूजीसी नेट ने अपने आप को अपडेट किया होगा, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सब टॉपिक है इंश्योरेंस, आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? अभी बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप यही कॉन्सेप्ट्स पढ़ के असर्शन, रीजनिंग या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़िए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय ए, प्रॉफिट इज गारंटेड, बी, लॉस इज शेयर्ड बाय सोसाइटी, सी, रिस्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर, और डी, लॉस इज एलिमिनेटेड परमानेंटली। ठीक है, अब ना जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हैं ना, सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़िए कि हमसे गलत क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाए और हम गलत आंसर मार्क नहीं करते। देखिए यहाँ पर है ना, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रिस्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर। अब आपको पता होना चाहिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है इंश्योरेंस की, जैसे इंश्योर्ड कौन होता है और इंश्योरर कौन होता है। ठीक है, अब इंश्योर्ड कौन होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हमारे क्लियर नहीं है। तो अगर मैं बोलूं, अगर फैक्ट्री ओनर, ठीक है, एक फैक्ट्री ओनर है, उसने बाय किया हुआ है फायर इंश्योरेंस। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस, फायर डैमेजेस द फैक्ट्री, द इंश्योरर कंपनसेट्स द लॉस। ठीक है, तो इंश्योरर कौन होता है? कंपनी जिससे हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, और इंश्योर्ड क्या होता है? जिन्होंने पॉलिसी ली हुई है, मतलब प्रीमियम हम भरते। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, इफ अ फैक्ट्री ओनर्स बाइज if a factory owner buys fire insurance and then fire damages the factory, the insurer compensates the loss। तो इंश्योरेंस कंपनी वो लॉस कंपनसेट कर देती है। तो यहाँ पर मतलब क्या है? इंश्योरेंस ट्रांसफर्स फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम द इंश्योर्ड पार्टी टू द इंश्योरेंस कंपनी इन एक्सचेंज फॉर प्रीमियम पेमेंट। तो फ्री में नहीं हो रहा है, और आपने जिस चीज के लिए इंश्योरेंस लिया है उसी का आपको भरपाई की जाएगी। ठीक है, तो रिमेंबर, इंश्योर्ड, इंश्योरेंस, प्रीमियम, यहाँ पर हमने तीन टर्म्स को पढ़ा है। ओके, आई एम श्योर कॉमर्स वाले कैंडिडेट सबने अपने लिए इंश्योरेंस तो लिया ही होगा। अगर नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिए। लाइफ में कोई इंसिडेंट ऐसा आता है जब हम रिग्रेट करते हैं कि काश हमने पहले इंश्योरेंस लिया होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। ओके, मार्क कर लीजिए। सेकंड पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंश्योरेंस। अब देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नॉट को हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कभी भी आपके पास नॉट और नॉन, जैसे हमारे पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट यूनिट 1 में नॉट अ नॉन रिन्यूएबल इंश्योरेंस, सॉरी आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो नॉट और नॉन को आप कैंसिल कर दो और फिर स्टेटमेंट को पढ़िए। ठीक है, तो चलिए, तो दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंश्योरेंस। आप पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंश्योरेंस का? रिस्क शेयरिंग, अनसर्टनिटी रिडक्शन, गारंटेड प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं कि क्या आंसर होगा, गारंटेड प्रॉफिट। अब वो क्यों है करेक्ट आंसर? क्योंकि याद रखिए यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ओके, तो रिस्क शेयरिंग है, हमने अपना रिस्क ट्रांसफर किया हुआ है इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस वाली कंपनी पर। अनसर्टनिटी रिडक्शन, यस, अगर कुछ इश्यूज हो जाते हैं, डैमेजेस हो जाते हैं, कुछ रिस्क हो जाते हैं, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बट इट डज नॉट गारंटी प्रॉफिट टू द इंश्योर्ड। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रोटेक्ट करती है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बट आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। ठीक है, आप जितने दिन एडमिट होते हो, आपने जितने की पॉलिसी ली उसके बेसिस पर आपका क्लेम सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बट इट डज नॉट गिव यू प्रॉफिट्स। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको समझ आ जाए क्या है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप बुक लेके नहीं बैठे तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने नोट्स बनाइए, लिखिए आज हम कंवलप्रीत मैम के साथ।
कॉमर्स का यूनिट नंबर 7 कर रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, सब टॉपिक इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का गारंटेड प्रॉफिट, क्योंकि नॉट अ फीचर पूछा था। नेक्स्ट देते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ रिक्वायर्स, ठीक है। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है, ये हम बेसिक 12th स्टैंडर्ड से अगर कॉमर्स से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो दूसरे बोर्ड से वो स्कूल में भी पढ़ लेते कभी कभी, तो याद रखिए इसका आंसर क्या होता है। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब आप दोनों एक दूसरे से चीटिंग नहीं करेंगे। दोनों मतलब कौन, इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी। तो ए, इंश्योरर अलोन टू डिस्क्लोज फैक्ट्स, बी, इंश्योर्ड अलोन टू डिस्क्लोज फैक्ट, डिस्क्लोज करना मतलब कुछ भी छुपाना नहीं, बोथ पार्टीज टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स और गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है बोथ पार्टीज टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स। अब कभी कभी है ना इसका वर्ड, दूसरा वर्ड भी आ जाता है, तो आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड रिक्वायर्स क्या होता है, बोथ पार्टीज टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स। अ पर्सन अप्लाइंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट डिस्क्लोज डायबिटीज और हार्ट डिजीज हिस्ट्री। तो अगर आपको वो हिस्ट्री है तो आप उनको जब इंश्योरेंस ले रहे हो तब बताना जरूरी है। कंसीलमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मेक द पॉलिसी वॉइड। अगर आपने झूठ बोला था, कंसील किया था मतलब कुछ छुपाया था। अब जैसे फेस पर कंसीलर लगाया जाता है दाग धब्बे छुपाने के लिए, तो कंसीलमेंट मतलब अगर हमने कुछ छुपाया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो उसकी वजह से हमारी पॉलिसी वॉइड कैंसल हो सकती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बन गया है ऑप्शन नंबर सी, बोथ पार्टीज टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट। अब आपके लिए एक होमवर्क है, अटमोस्ट गुड फेथ को दूसरे, जैसे हम बोलते हैं ना फ्रेंच लैटिन में क्या वर्ड बोलते हैं, कभी कभी वो भी पूछा जाता है, मतलब वो अगर पूछा जाएगा तो हमें पता होना चाहिए वो अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पर्सन कैन इंश्योर अनदर पर्सन लाइफ ओनली वे। अब हम किसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं, क्या हम अपने पड़ोसियों के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, क्या हम उनके लिए इंश्योरेंस लेते हैं जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन है कि पर्सन किसके लिए इंश्योरेंस ले सकता है। फ्रेंडशिप एग्जिस्ट, गैम्बलिंग इंटेंशन एग्जिस्ट, इंटेंशन का मतलब होता है नियत, इरादे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट और प्रीमियम इज हाई। तो याद रखिए यहाँ पर पर्सन किसके लिए, हम किन के लिए लेते हैं इंश्योरेंस, जिनकी लाइफ से अगर कुछ जैसे कुछ एक्सीडेंट हो जाए या नुकसान हो जाए जिनकी किसी की लाइफ को, और बाद में हमें उससे असर पड़ता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। क्या है, इंश्योरेबल, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हम किन के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। तो याद रखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है मींस द इंश्योर्ड वुड सफर फाइनेंशियल लॉस इफ द इवेंट अकर्स, ठीक है। अभी जैसे हमने हस्बैंड ने वाइफ के लिए पॉलिसी ली हुई है और वाइफ की डेथ हो जाएगी, तो डेफिनेटली हस्बैंड को अफेक्ट होने वाला है, ओके। हम रास्ते पर चलते हुए लोगों के लिए नहीं ले सकते इंश्योरेंस, क्योंकि उनकी डेथ से हमारे घर में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो हस्बैंड कैन इंश्योर हिज वाइफ्स लाइफ बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट मतलब जब कुछ नुकसान होगा तो आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसमें रहेगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे अपने नोट्स बनाते जाइए, इन्हीं से आपके असर्शन, रीजनिंग, मैच द कॉलम सब कुछ बनने वाले। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्टली फॉलोज इंडेमनिटी। अब सबको है ना इंडेमनिटी का मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो ये आंसर सॉल्व नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इंडाउमेंट पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर है ना दो पॉलिसी है और दो इंश्योरेंस है, तो इतना तो हम क्लिक होता है कि आंसर क्या बन सकता है। अब इंडेमनिटी का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सबसे पहले अगर वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता है तो उनको स्टडी कीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ नेवर हेजिटेट कि आई डोंट नो सम कॉन्सेप्ट और समथिंग इज न्यू टू मी, बिकॉज अगर हम टीचर है तो पहले हम लर्नर है और रोज कुछ हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा होता है ये, फायर इंश्योरेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, यू आर रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल पोजिशन, जिन्होंने पॉलिसी ली है विदाउट अलाउिंग प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस। तो आपको जैसे उन्होंने पॉलिसी लिया था 10 लाख का, उसके अंदर ही नुकसान हुआ है तो आप उनको उतना ही कंपेंसेट करके देंगे, ओके। बट वहां पर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो याद रखिए, तो इंडेमनिटी रिस्टोर्स फाइनेंशियल पोजीशन विदाउट अलाउिंग प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस, ठीक है। तो इफ अ शॉप सफर्स एक्चुअल फायर ऑफ ₹3 लाख, तो इंश्योरर compensates only 3 lakhs even if policy amount is higher, क्योंकि आपने कितने का लिया, शॉप ने नुकसान हुआ 3 लाख का, भले आपकी 10 लाख की पॉलिसी आपको 3 लाख ही मिलेगा,
ओके, तो इफ अ शॉप सफर्स एक्चुअल फायर लॉस ऑफ 3 लाख तो इंश्योरर कंपेंसेट्स ओनली 3 lakhs. ओके, तो इंडेमनिटी का मतलब रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंश्योर्ड. अगर ये मीनिंग नहीं पता तो याद रखिए लाइफ इंश्योरेंस में ये पॉसिबल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल कंपेंसेशन दे सकते हैं किसी के डेथ के बाद, बट किसी मरे हुए इंसान को डेड जब हो जाता है उनको वापस अब तक नहीं लाया जा सकता. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. आफ्टर कंपेंसेटिंग द इंश्योर्ड, इंश्योरर एक्वायर्स लीगल राइट्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. दिस इज, ठीक है, अब क्या होता है, आप रास्ते पर जा रहे हो, आपका कार से एक्सीडेंट हो गया है, तो आप किससे क्लेम लोगे? आप कार वाले से क्लेम लोगे या फिर आप अपनी पॉलिसी जहां से ली आपने वहां से क्लेम लोगे? तो कह रहे हैं आफ्टर कंपेंसेशन द इंश्योर. अभी जैसे सपोज हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया तो हमने जाके अपने इंश्योरेंस वाले से क्लेम ले लिया, तो क्या वो इंश्योरेंस वाला जाके जिसने हमारी गाड़ी का नुकसान किया है उनके इंश्योरेंस वालों से या उस बंदे से क्लेम ले सकते हैं? ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है. तो इस प्रिंसिपल बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, इज दिस प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन, प्रॉक्सिमेट कॉज और मिटिगेशन. ठीक है, तो पहले ये चारों का मतलब भी पता होना चाहिए. मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, इसमें आपके ये कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हमेशा समझिए, फिर हमको कोशिश करनी चाहिए आंसर ढूंढने की. ठीक है, अब यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनता है लीगल राइट से तो सब्रोगेशन. सब्रोगेशन प्रिवेंट्स डबल बेनिफिट्स टू द इंश्योर्ड. तो ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हमने जाके पॉलिसी वालों से भी क्लेम कर लिया और मैंने जिसने रास्ते पर मेरा नुकसान किया मैंने उससे भी क्लेम कर लिया. सपोज अ ट्रक डैमेजेस इंश्योर्ड गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. ओके, एक ट्रक ने डैमेज कर दिया गुड्स को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. आफ्टर पेइंग द क्लेम इंश्योरर कैन रिकवर मनी फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी. तो उसको सॉल्व कर दिया आपने जिसको क्लेम देना था, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी से वो क्लेम ले सकती है. दिस इज सब्रोगेशन. ठीक है, ओके, तो करेक्ट आंसर बनता है आपका सब्रोगेशन. साथ में ही सॉल्व करते जाइए, आंसर लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, या एक बार वीडियो देख लिए फिर बाद में आप वापस अपने नोट्स भी बना सकते हैं. कुछ चीजें बार बार सुनने से, रिपीट होने से हमें आंसर उसी टाइम लर्न हो जाता है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कंट्रीब्यूशन अप्लाइज. अब कंट्रीब्यूशन तो हमको समझ आ जाना चाहिए. वन रिस्क इज इंश्योर्ड विद मल्टीपल इंश्योरेंस, वन इंश्योरर रिफ्यूजेस क्लेम, प्रीमियम इज अनपेड एंड पॉलिसी लैप्स. पॉलिसी लैप्स होना मतलब हमने पॉलिसी हमारी खत्म हो गई. कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है हमारा? फर्स्ट वाला ऑप्शन, वन रिस्क इज इंश्योर्ड विद मल्टीपल इंश्योर. ठीक है, आपने किसी के पास 10 लाख का लिया, किसी से 15 लाख का लिया, ऐसे आपने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो ईच इंश्योरर कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेटली. अब बिल्डिंग इंश्योर्ड विद टू कंपनीज कैन नॉट रिसीव फुल क्लेम फ्रॉम बोथ. आपने एक बिल्डिंग इंश्योर की थी दो लोगों के पास, दो कंपनी के पास, तो दोनों से अगर बिल्डिंग का नुकसान हो गया, आपका नुकसान हो गया, तो आप दोनों से पूरा अमाउंट नहीं ले सकते क्योंकि आपने दोनों से इंश्योरेंस लिया है. ठीक है, ये बहुत सारी चीजें जब आप पॉलिसी लेते हो आपको बतानी होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं, और अगर ये चेकिंग में पता लग जाता है, आजकल तो एआई टूल्स आ चुके हैं, तो फिर नुकसान हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर है वन रिस्क इज इंश्योर्ड विद मल्टीपल इंश्योरेंस. आई नो बहुत सारे लोग लूप होल्स का फायदा उठाते हैं, बट स्टिल चलिए. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बन गया कॉन्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नियरेस्ट इफेक्टिव कॉज ऑफ लॉस रेफर्स टू. नियरेस्ट इफेक्टिव मतलब अभी जैसे आपकी शिप जा रही थी, कार्गो जा रहा था, और उसमें कोलिजन भी हुआ, टक्कर भी हुई, और सपोज कुछ टेररिस्ट पायरेट्स का अटैक भी हो गया, तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी ढूंढेगी सबसे उसका नियरेस्ट कॉज क्या था. क्या सबसे पहले कोलिजन की वजह से कुछ इशू हुआ या टेररिस्ट अटैक्स की वजह से हुआ? ठीक है, तो आपको ढूंढना है नियरेस्ट कॉज कौन सा है. ठीक है, इट इज इंडेमनिटी, इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज प्रॉक्सिमेट कॉज और इट इज री इंश्योरेंस. अब नाम से ही समझ आ रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है प्रॉक्सिमेट कॉज. इफ लाइटनिंग कॉजेज फायर दैट डिस्ट्रॉयज अ हाउस, लाइटनिंग इज द प्रॉक्सिमेट कॉज. ठीक है, अदर बिजली जैसे चमक रही उसकी वजह से घर को नुकसान हुआ है, तो दैट इज द नियरेस्ट कॉज. इंश्योरर डिटरमाइंस द डोमिनेंट कॉज ऑफ लॉस. नियरेस्ट सबसे मेजर रीजन कौन सा था लॉस का? दो तीन चीजों की वजह से लॉस होता है, बट नियरेस्ट इफेक्टिव ढूंढना होता है. ठीक है, चलिए, मेरे वीडियो मेरे सेशन के एंड तक बने रहेंगे तो आज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे. और फिर जाते समय लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए. विच पॉलिसी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ओनली. अब ये हमारी देखिए पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है.
स्पेसिफाइड पीरियड ही इसका हिंट है। तो होल लाइफ पॉलिसी, इंडाउमेंट पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस और मनी बैक पॉलिसी। अगर आपने इंश्योरेंस लिया हो तो आई एम श्योर ये सब आंसर्स आपको पता है। तो एक बार इसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ कि करेक्ट आंसर है टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस इज प्योर रिस्क कवरेज विदाउट मैच्योरिटी बेनिफिट्स। आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलते जो दूसरे पॉलिसीज में मिलते हैं। सपोज इफ यू हैव टेकन अ 20-year टर्म प्लान, इट प्रोवाइड्स कवरेज ओनली ड्यूरिंग दिस 20 years। ओके, तो टर्म, जितने टर्म के लिए आपने लिया तो टर्म वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, whole life policy means coverage till death of insured, coverage for 10 years, coverage till retirement और coverage till loan repayment। अगर आपको आंसर पता है तो वेरी गुड, आपको 2 मार्क्स मिल गए। यहाँ पर करेक्ट आंसर है इफ, सॉरी मैंने आंसर नहीं बोला, ए कवरेज टिल डेथ ऑफ इंश्योर, जब तक डेथ नहीं होती जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है। इफ पॉलिसी होल्डर डाइज एट एज 32, नॉमिनी रिसीव्स द क्लेम अमाउंट। ठीक है, 82 में डेथ हो गई, लाइफ टर्म के लिए लिया था तो जो नॉमिनी थे उनको अमाउंट मिल जाएगा। होल लाइफ पॉलिसीज कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंश्योर। तो जब तक जिन्होंने इंश्योरेंस लिया वो जब तक जिंदा है तब तक उनको वो बेनिफिट मिलता है। ओके, उसके बाद उनके नॉमिनी को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, होल लाइफ हो गया। विच पॉलिसी कंबाइंस इंश्योरेंस एंड सेविंग्स। ठीक है, मरीन पॉलिसी, टर्म पॉलिसी, इंडाउमेंट पॉलिसी या फायर पॉलिसी। तो यहाँ पर कौन सा है, कौन सी पॉलिसी कंबाइन करते हैं इंश्योरेंस और सेविंग्स? अगर आपको पता है तो आप करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो एन एंडोमेंट प्लान जो रहता है, इट में पे मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 20 years इफ इंश्योरेंस सर्वाइव। ये मैंने एग्जांपल दिया है। इट प्रोवाइड्स बोथ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है, एंडाउमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो एंडाउमेंट प्लान ही वैसा होता है जिसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टैटिक सिलेबस होता है जैसे ईयर वगैरह, तो वो भी आप करके जाइए जरूर। और हर टॉपिक में आपको कुछ इजी क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं जो हमको लगता ही नहीं कि क्वेश्चन आ सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर इंश्योरेंस मेनली कवर्स, फायर इंश्योरेंस क्या कवर करता है? ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी लॉस ड्यू टू फायर, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉय राइडमेंट। अब ऑप्शंस मैंने ऐसे दिए कि आप आंसर ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर्टी लॉस ड्यू टू फायर। Fire insurance covers financial loss caused by fire and related risk. Suppose a warehouse is damaged by accidental fire, then you can claim the compensation. Okay? Next पढ़ लेते हैं, marine insurance. Marine insurance होता है वाटर वाला, आपको पता होना चाहिए। Marine insurance protects buildings only, goods in transit, human lives only, agriculture, crops only. आपको करेक्ट आंसर पता है तो वेरी गुड, आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो मरीन इंश्योरेंस किसको प्रोटेक्ट करता है? गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब ड्यूरिंग ट्रेवल, जैसे शिप जा रहा है इधर से उधर। एक्सपोर्ट गुड्स डैमेज ड्यूरिंग सी ट्रांसपोर्टेशन जैसे हो सकता है। और मैं बोलूं मरीन इंश्योरेंस कवर्स शिप, कार्गो, फ्रेट एंड ट्रांजिट रिस्क। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है? शिप्स, कार्गो, फ्रेट एंड ट्रांजिट रिस्क। जो भी रास्ते में पानी में जा रहे हैं वो रिस्क वहां पर कवर होते हैं। याद रखें, इंश्योरेंस में वही कवर होगा जो आपने लिया हुआ है पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस जनरली रिम्बर्सेस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या रिम्बर्स करता है? रिम्बर्स मतलब आपने पेमेंट कर दी, बाद में आपको पैसा मिल जाएगा। ओके, जैसे कुछ कुछ सरकारी ऑफिस में आपको, आपने कुछ बुक्स खरीदी उसकी रिम्बर्समेंट हो जाती है, बच्चों की फीस रिम्बर्समेंट हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या रिम्बर्स करता है? ट्रेवल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी डैमेज या टैक्स लाइबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस एक्सपेंसेस। ठीक है, आई एम श्योर आप सबको पता है हेल्थ इंश्योरेंस रिड्यूसेस मेडिकल फाइनेंशियल बर्डन, इसलिए सबको हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इफ हॉस्पिटलाइजेशन बिल इज 2 lakhs, इंश्योरर रिम्बर्सेस अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी टर्म्स। ठीक है, और कैशलेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और टीपी आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म भी, जैसे वो हॉस्पिटल हमने जिनसे पॉलिसी ली है वो हॉस्पिटल वो नेटवर्क में आता है, तो आप वहां पर जाके एडमिट हो सकते हैं, आपको कैश नहीं भरना होता है। और जब रिम्बर्समेंट होती है वो आपके इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटलाइजेशन के बीच में होती है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या क्या मिलेगा, बिल्स, प्रूफ्स, वो सब देख के क्लियर होता है। और मेरी सबको रिक्वेस्ट और सजेशन, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो ले लीजिए, जितनी कम उम्र में लेते हो उतना बेनिफिट ज्यादा होता है, क्योंकि एक एज के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम महंगा होता जाता है। IRDAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब आपको इसका पहले सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ईयर और एक्ट पता होनी चाहिए। तो IRDAI किससे रिस्पॉन्सिबल है? कंडक्टिंग इलेक्शंस बिल्कुल भी नहीं, रेगुलेटिंग इंश्योरेंस सेक्टर यस, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन। ओके, तो करेक्ट आंसर है रेगुलेटिंग
इंश्योरेंस सेक्टर, फुल फॉर्म में बता देती हूँ। इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट्स इंश्योरर्स, प्रोटेक्ट्स पॉलिसी होल्डर्स एंड प्रमोट्स इंश्योरेंस डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, अब एक टाइम पर ये फेवरेट क्वेश्चंस होते थे एनटीए नेट, सॉरी नेट वालों के, तब एनटीए नहीं होता था। बेसिक क्वेश्चंस ऐसे आते थे। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, अगर आपको लगता है कि हम 5 ईयर्स के पेपर पढ़ के चले जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया, बट जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और आप नेट इसलिए क्वालिफाई करना चाहते हैं जेआरएफ क्योंकि आपको टीचिंग में आना है, तो मैं कहती हूँ हमेशा बेस से पढ़ के आइए। कल आप टीचर बन रहे हो तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, कितना भी चैट जीपीटी और एआई आ जाए, जो टीचर की बोली होती है वही बच्चों को याद रहती है, ऐसे मैं मानती हूँ। ह्यूमन टच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए, विच कमिटी रिकमेंडेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस? नरसिम्हम कमिटी, मल्होत्रा कमिटी, रंगराजन केलकर कमिटी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है मल्होत्रा कमिटी। ठीक है, अब याद रखिए, ये देखिए, नरसिम्हम कमिटी किसके लिए, वो भी पता होना चाहिए। रंगराजन कमिटी किसके लिए, वो भी पता होना चाहिए। केलकर कमिटी किसके लिए, वो भी पता। और ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में भी, कमिटी बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कमिटी सजेस्टेड कंपटीशन एंड सेक्टर रिफॉर्म्स, एलपीजी के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए थे। बेस्ड ऑन मल्होत्रा कमिटी रिकमेंडेशंस, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज एंटर्ड इंडिया। और आज आपको पता है कितना लाइफ चेंज हुई हुई है। तो एक टाइम पर एलआईसी ही डोमिनेट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआईसी वाज नेशनलाइज्ड इन, नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट के पास हो गई थी। 1947, 1956, 1969, 1991। तो ये तो बहुत ही स्टैटिक सिलेबस है, ये चीजें तो रट्टी जानी चाहिए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1956। तो याद रखिए, हमारी ये इंडियन कंपनीज एक्ट भी पहले 1956 थी, जॉइंट हिंदू फैमिली वाली भी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1956 आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड इन 1972। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड इन 1972। ये एकदम स्टैटिक सिलेबस है, जो कभी चेंज नहीं होता, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये चीजें हमें बार बार रिपीट करने से लर्न हो जाती है। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज केम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल इन 1972। ठीक है, अभी री इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको पता हो तो री इंश्योरेंस क्या होता है, पढ़ते हैं। रीओपनिंग लैप्स पॉलिसी, आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, उसको रीओपन करते हैं। इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरर्स, डबल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस रिव्यू। देखिए, अगर आप पढ़े नहीं जाते हैं ना, तो आप ऐसे इजी क्वेश्चंस के भी आंसर रॉन्ग कराते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ जब भी पहली बार पढ़ रहे हो बेसिक से पढ़िए। री का मतलब होता है अ लार्ज इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर्स पार्ट ऑफ रिस्क टू अनदर इंश्योरर। री रिड्यूसेस रिस्क बर्डन ऑन इंश्योरेंस कंपनीज। जैसे एचडीएफसी इंश्योरेंस हम एचडीएफसी से लेते हैं, बट एचडीएफसी री इंश्योरेंस किससे लेती है, अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो बहुत सारी कंपनीज आप पढ़ सकते हो जो उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वो भी एक अमाउंट पे करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। विच इज अ मेथड ऑफ रिस्क, चलिए ये मैंने पहले ही समझा दिया था आपको, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। विच इज अ मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर, इंश्योरेंस, गैम्बलिंग, होर्डिंग और स्पेकुलेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं असर्शन। इंश्योरेंस प्रमोट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंश्योरेंस रिड्यूसेस फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। बोथ ए आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन से, बोथ ए आर बोथ ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए ट्रू, आर फॉल्स, ए फॉल्स, आर। याद रखिए व्हाट इज असर्शन एंड रीजनिंग, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए कॉमर्स पेपर प्लेलिस्ट में और जर्नल पेपर 1 में। असर्शन एंड रीजनिंग दो स्टेटमेंट्स होती है, विच कैन बी ट्रू, विच कैन बी फॉल्स, इंडिपेंडेंटली ट्रू और इंडिपेंडेंटली फॉल्स। और ऐसा भी हो सकता है दोनों करेक्ट और दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी है। अब रिलेशनशिप कैसे समझ आती है, तो जब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट एक दूसरे के बारे ही बात कर रही हो, प्रोवाइडेड आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े। तो देख लेते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। इंश्योरेंस प्रमोट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंश्योरेंस तो रिड्यूस करता है फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, यस। तो ये तो हमारा करेक्ट है। तो याद रखिए, अगर मैं बोलूं बिजनेस रिकवर फ्रॉम लॉसेस थ्रू इंश्योरेंस एंड कंटिन्यू ऑपरेशंस, यस ऐसे ही होता है ना, हमें लॉस होता है तो हम इंश्योरेंस से रिकवर हो जाता है। तो इंश्योरेंस सपोर्ट्स इकोनॉमिक कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। तो दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ओके, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखिए आप क्या ट्रिक लगाते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ सारी स्टेटमेंट्स पढ़िए और फिर ऑप्शंस देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, इंश्योरेंस स्प्रेड रिस्क, यस। इंश्योरेंस एलिमिनेट्स ऑल लॉसेस परमानेंटली, इंश्योरेंस एनकरेज सेविंग्स एंड इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कंपनसेशन। तो अगर आपको लगता है इसमें सारे करेक्ट आंसर है तो ऑल ऑफ द अबव अदर ऑप्शन है तो सही है। बट फिर याद रखिए अगर आपको ऐसे लगता है कि कौन सा गलत है,
अगर मैं बोलूं इंश्योरेंस एलिमिनेट्स ऑल लॉसेस परमानेंटली, ऐसा नहीं होता है ना। इंश्योरेंस लॉस तो कंपेंसेट करता है बट वो सारे रिस्क थोड़ी ना एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट और फोर्थ भी, तो सेकंड नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1, 3 एंड 4। उन्होंने उसमें वर्ड परमानेंटली डाल दिया इसलिए वो करेक्ट आंसर नहीं बन सकता। ओके, तो ये 2 को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो जब आप 2 को एलिमिनेट करते हैं ये ऑप्शन डिलीट हो जाता है, ये ऑप्शन डिलीट हो जाता है और ये ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन हमारा बनता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आप टाइम देख के सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस। मैं हमेशा बोलती हूँ घर पर भी जब सॉल्व करें टाइम देखिए। फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, तो अभी मैंने आपको बताया री इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस। तो डी और 4 मैच होना चाहिए। डी और 4 देखिए सब में मैच हो रहा है 3 ऑप्शन में, तो यहाँ से आंसर नहीं बना सकते। चलिए तो डी को एलिमिनेट कर देते हैं। मरीन इंश्योरेंस देखिए कार्गो होता है, तो सी और 3 मैच होना चाहिए, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ सी और 3 नहीं है। फायर इंश्योरेंस होती है प्रॉपर्टी, तो ए को 2 के साथ मैच होना है, तो ए को 2 के साथ मैच होना है, तो यहीं पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस, ये तो इजी वाला था तो आप बना सकते थे आंसर, नहीं तो ऐसे ट्रिक्स ये याद रखे एलिमिनेशन। फायर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी, हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटलाइजेशन, मरीन इंश्योरेंस कार्गो एंड इंश्योरेंस इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस। हाँ चलिए, ये तो मैंने बेसिक कवर करा दिया। अब मैं अपनी तरफ से एडिशन दे रही हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है एआई और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से इंश्योरेंस के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ पढ़ के जाइए, बट यस, और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो ये आपके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप पीएचडी के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, द टर्म इंश्योरेंस टेक रेफर्स टू इंटरनेशनल इंश्योरेंस ट्रीटी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस टैक्सेशन सिस्टम, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंश्योरेंस सर्विसेज। मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप कुछ भी पहली बार पढ़ते हो ना, विद एग्जाम्पल्स पढ़ो तो लर्निंग थोड़ी सी इजी हो जाती है। ठीक है, आई होप सो आप सब मेरे साथ हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आजकल हम मोबाइल एप्स यूज करते हैं फॉर बाइंग इंश्योरेंस इंस्टेंटली, तो ये एग्जांपल है इंश्योर टेक का, INSURTECH। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड एफिशिएंसी इन इंश्योरेंस सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी। ये बेसिक क्वेश्चन है ना हमारे कॉमर्स पेपर 2 में, तो मैं तो कहती हूँ सिलेबस का ही पार्ट है। एआई और अदर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बट आपको पेपर 1 में भी पूछे जा सकते। विच टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज फॉर ऑटोमेशन इन इंश्योरेंस कंपनीज। वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी बट उसकी ऑटोमेशन होगी, इंश्योरेंस कंपनीज में ही पूछा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सैटेलाइट फार्मिंग। देखिए तो ये क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफिक नहीं था बट ऐसे लिखा गया था जैसे बड़ा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? कौन मुझे बताएगा या करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लग रहा है ना। यस, करेक्ट आंसर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एआई बेस्ड सिस्टम्स इन इंश्योरेंस मेनली हेल्प इन। AI based systems in insurance mainly help in increasing manual paperwork, fraud detection, delaying claim settlement or eliminating premiums। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या है? फ्रॉड डिडक्शन। ठीक है, आजकल आपको पता है फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम्स रहते हैं दे डिटेक्ट एबनॉर्मल क्लेम बिहेवियर एंड रिड्यूसेस द फ्रॉड। ठीक है, तो एआई क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई करता है सस्पिशियस पैटर्न्स इन रिपीटिंग। देखिए अगर आप है ना बहुत ह्यूज अमाउंट भी एटीएम से विड्रॉ करते हैं ना, तो आजकल वहां से भी मैसेज आ जाता है, तो दिस इज जस्ट प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। तो बी करेक्ट आंसर बनता है। विच एआई एप्लीकेशन हेल्प्स कस्टमर्स इंटरेक्ट इंस्टेंटली विद इंश्योरेंस चैट बॉट्स। वेरी गुड। अगर आपको ब्लॉकचेन का मतलब नहीं पता है तो प्लीज वो भी पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हमारे टॉपिक में नहीं आ सकता, हर चीज को जोड़ सकते हैं विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इन इंश्योरेंस इज मेनली यूज फॉर। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब नहीं पता होगा तो आंसर ढूंढ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है रिस्क। आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं रिस्क के बारे। ठीक है, एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं, पॉलिटिकल फोरकास्टिंग, ये मैंने ही क्वेश्चन ऐसे ढूंढे और बनाए, तो फिर है ना इजी ऑप्शंस भी दिए ताकि आप ढूंढ सकते हैं। तो एआई प्रेडिक्ट्स एक्सीडेंट्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन ड्राइविंग बिहेवियर। ठीक है, आज आपको पता है ऐसे भी आते हैं बहुत सारी चीजें जो बताती है अलार्म बज रहा है आप सो गए हो गाड़ी में। ओके, तो ये सब क्या है? एआई के हेल्प से हो रहा है। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हेल्प इंश्योरेंस एस्टिमेट फ्यूचर रिस्क एंड प्राइसिंग। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लॉकचेन टर्मिनोलॉजी मेनली इंप्रूव्स। ब्लॉकचेन का मतलब ढूंढ लीजिए। ब्लॉकचेन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको मीनिंग नहीं पता होता है तो ढूंढ लीजिए प्लीज, मैं कहती हूँ कोई भी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए, टर्मिनोलॉजी ढूंढते जाइए।
ब्लॉकचेन क्या करता है? क्रिएट्स टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, टेम्पर प्रूफ मतलब जिसमें आप छेड़खानी इजीली नहीं कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन की वजह से इट एनहांसेस ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी इन इंश्योरेंस ट्रांजैक्शंस। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंश्योरेंस आर एसोसिएटेड विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मैनुअल ऑडिटिंग, इनकम टैक्सेशन, वेयरहाउस मैनेजमेंट। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर मैं एग्जांपल दूं, ट्रैवल इंश्योरेंस की जो क्लेम्स रहते हैं, जैसे फ्लाइट हमारी डिले हो गई, कैंसिल हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज हो गए। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन प्री डिफाइंड कंडीशंस आर मेट। तो करेक्ट आंसर इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं बिग डेटा इन इंश्योरेंस हेल्थ। बिग डेटा के भी मतलब पता होना चाहिए, मैंने मार्केटिंग में भी बहुत बार बताया है। तो बिग डेटा होता है, तो बिग डेटा इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग एंड कस्टमर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी। अंडर राइटिंग डिसीजंस क्या होते हैं? आपकी जैसे वेरीफाई किया जाता है पूरा इंश्योरेंस, जब आप क्लेम पॉलिसी लेने जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज एनालाइज कस्टमर लाइफस्टाइल एंड मेडिकल डेटा बिफोर इशूइंग द पॉलिसीज। ठीक है, अगर आप ओवरवेट रहेंगे, कोई हेल्थ इलनेस है, क्रिटिकल इलनेस है, तो वो भी पहले देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं विच डेटा सोर्सेज कॉमनली एनालाइज्ड बाय इंश्योरर्स यूजिंग एआई। ड्राइविंग पैटर्न, सोशल मीडिया बिहेवियर, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ द अबाउट। तो ये तो आजकल एआई ये सब कर सकते हैं। एआई सिस्टम क्या करता है? मल्टीपल डेटा सोर्सेज करता है फॉर रिस्क इवेल्युएशन। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आईओटी। आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डिवाइसेज इन मोटर इंश्योरेंस आर मेनली यूज फॉर एंटरटेनमेंट, मॉनिटरिंग, ड्राइविंग बिहेवियर, इंक्रीजिंग पेपर वर्क, प्रिंटिंग। तो बी करेक्ट आंसर है, मॉनिटरिंग, ड्राइविंग बिहेवियर। ठीक है, अगर आपको टेलीमेटिक्स के बारे में पता हो, तो टेलीमेटिक्स डिवाइसेस क्या करते हैं? दे ट्रैक द स्पीड, ब्रेकिंग एंड ड्राइविंग हैबिट्स। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस प्रीमियम्स डिपेंड ऑन रियल टाइम। अगर उनको पता है कि आप एकदम अच्छे से गाड़ी चलाते हो और आपके एक्सीडेंट्स नहीं हुए पास्ट में, तो आपको प्रीमियम भी कम भरना पड़ता है। आप टेलीमेटिक्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। वेरेबल डिवाइसेज इन हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करेक्ट आंसर बनना चाहिए मॉनिटर कस्टमर हेल्थ। फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं जैसे मॉनिटर फिजिकल एक्टिविटी एंड हार्ट रेट। तो हेल्थी लाइफस्टाइल बिहेवियर में रिड्यूस इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस अकाउंट्स आर मेनली यूज्ड फॉर, करेक्ट आंसर आप यहाँ खुद ही बना सकते हो। इंश्योरेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होल्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिकली। डिजिटलाइजेशन इन इंश्योरेंस मेनली इंप्रूव्स फिजिकल पेपर वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई भी चीज डिजिटाइजेशन हो जाएगी तो उससे स्पीड, एक्सेसिबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। साइबर इंश्योरेंस मेनली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डेटा ब्रीचेस एंड साइबर अटैक्स। तो ऑप्शन नंबर बी। जो कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं जैसे हैकिंग की वजह से, तो उनको कंपेंसेशन मिल सकता है अगर पॉलिसी में वो टर्म्स एंड कंडीशंस है। साइबर इंश्योरेंस कवर्स डिजिटल रिस्क इंक्लूडिंग रैंसमवेयर, कोई वायरस अटैक्स एंड डेटा थेफ्ट। Increasing cyber threats have increased demand for cyber insurance. Very good. AI based claim AI based claim processing mainly helps in faster claim settlement. ठीक है, क्योंकि स्कैनिंग एआई स्कैन करता है, अपलोड कर देता है तुरंत, ऑटोमेशन से इंप्रूव होती है एफिशिएंसी। ओसीआर टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस इज यूज्ड फॉर, ओसीआर का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो हमारे पेपर्स भी होते थे कभी, ऑटोमेट्स डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। तो ओसीआर कन्वर्ट्स हैंड रिटन क्लेम फॉर्म्स इनटू डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो करेक्ट आंसर इज बी। वन मेजर चैलेंज ऑफ एआई इन इंश्योरेंस इज डेटा प्रिवेसी हमेशा रहेगा, कस्टमर का डेटा कभी भी चोरी हो सकता है, ये हमेशा रहेगा। मिसयूज, अल्गोरिथम बायस इन एआई में रिजल्ट इन, अल्गोरिथम अगर आपको मतलब नहीं पता है तो पहले वो स्टडी कर लीजिए। एआई सिस्टम्स डिपेंड ऑन ट्रेनिंग डेटा विच में कंटेन बायस। तो करेक्ट आंसर इज डिस्क्रिमिनेटिंग अंडरराइटिंग डिसीजंस। अगर आपने जो डेटा को स्टडी की वही डेटा रॉन्ग था, तो अंडरराइटिंग वाला डिसीजन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा अदर में अनफेयरली अफेक्ट प्रीमियम कैलकुलेशंस फॉर सम ग्रुप्स। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ये बहुत इजी है। ये मैंने भी आपको पहले बता दिया था 21 वाला। ब्लॉकचेन्स की वजह से क्या होता है? टेम्पर प्रूफ हो जाते हैं रिकॉर्ड्स, अदर मोस्टली वो टेम्पर प्रूफ होते हैं, छेड़खानी बहुत डिफिकल्ट है। तो ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स आर डिफिकल्ट टू अल्टर विच इंक्रीजेस ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ए वाला करेक्ट है, ब्लॉकचेन इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी। यस, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स कैन बी ऑल्टर्ड इजीली। नो, दे कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इजी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत इजी है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये मैंने ऊपर का कंबाइन कर दिया सब। तो चैटबॉट्स का है कस्टमर इंटरेक्शन, A2, B blockchain secure records, C IoT driving behavior, Internet of N OCR is digitizing the documents. A वाला करेक्ट है। Insurance company introduced AI software to analyze claim patterns and identify suspicious activities. Which objective is primarily achieved? Fraud detection है क्या आंसर आप बताइए। ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन। और ये मैंने आपको बातों बातों में आंसर बता दिया था। ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस एरर्स आ रहे हैं, वेबसाइट क्रैश हो रही है, जो भी है। अगर हमेशा तो डेट एक्सटेंड होती है, बट मैं हमेशा कहती हूँ डोंट वेस्ट फॉर द लास्ट। जो जितने बजे तक है, 11 बजे तक या 6 बजे तक, फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता कल ओपन होगा कि नहीं, बट ठीक है, आज जिन्होंने फॉर्म भर दिया पढ़ते रहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वालिफाई हो जाए आप लोग, और अपनी खुशी में मुझको भी शामिल कर। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते मैं फिर बोलती हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे सोचिए कि आज इंश्योरेंस के हमने बहुत सारे आंसर्स देखिए, कवर कर लीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।